जय हिंद सबको। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्वेश्चन तो खैर तीसरा है। इसमें ये NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या ये क्या है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है जो ये पोर्टल है। बहुत सारे पोर्टल लॉन्च हुए हैं, इससे पहले भी काफी क्लासें गई अपनी, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो NIPER है इसका अर्थ क्या है ये नोट करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको? रसायन मंत्रालय ने लॉन्च किया। अभी किस मंत्रालय ने? रसायन मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। रसायन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आपके मनसुख मांडविया, मनसुख साहब हैं। ये क्या आपके रसायन मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों से सीधा सा पूछ लिया, जैसे किसी ने पूछ लिया रसायन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख साहब हैं। इस मंत्रालय के अंदर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, फार्मास्यूटिकल को लेकर के लॉन्च किया गया है। अब और कौन से मंत्रालय हैं इनके पास, मनसुख साहब के पास? और कौन से मंत्रालय हैं? उर्वरक मंत्रालय अगर पूछ ले आप लोगों से तो उर्वरक मंत्रालय की भी बात करेंगे तो ये भी इन्हीं के पास है। उर्वरक मंत्रालय ये भी इन्हीं के पास है। साथ में और कौन सा मंत्रालय इनके पास? परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है, मनसुख साहब के पास है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो हमने बात करी ये पोर्टल लॉन्च हुआ आप लोगों के बीच में, तो किस मंत्रालय के? पहले इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। साथ ही बात करें किस मंत्रालय के अंदर? तो रसायन मंत्रालय। रसायन मंत्रालय को मनसुख मांडविया साहब में, उर्वरक और परिवार कल्याण तीनों मंत्रालय के पास है। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे भाई, और अपने आप को ना थोड़ा सा सर्दी से दूर करो, दिमाग में बैठ गई ये बात भी। ठीक है, इसका इसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार करने के लिए। किसमें भाई? जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार या इनोवेशन के लिए इसको लॉन्च किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सीधी सी बात है कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? तो फार्मास्यूटिकल में नवाचार या इनोवेशन के लिए इसको लॉन्च किया है। कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये आप लोगों के बीच में, और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है ये भी आप लोगों को पता लग गया है। ठीक है, चलिए भाई ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे। अगला भी आपका भारतीय वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है हाल ही में। ये क्या है? कितना फंड लॉन्च किया गया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। चाहे आप क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, इसके अगर हम बात करें तो इसमें 150 कितना भाई? 150 मिलियन डॉलर इसके अंदर किया गया भाई। 150 मिलियन डॉलर फंड इसके अंदर लॉन्च किया गया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात व भारत ने मिलकर के स्टार्टअप को, किसके लिए? स्टार्टअप जो आपका चल रहा है उस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए कह सकते हैं आप लोग इसमें स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डॉलर फंड जो है भारत प्लस यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त अरब अमीरात व भारत ने दोनों ने मिलकर के क्या किया? इसको लॉन्च किया है, इस फंड को जारी किया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यह फंड क्या करेगा भाई? यह फंड 2025 तक, कब तक? 2025 तक 2025 तक आपका 10 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। कितने? 10 यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न बनाने में मदद करने वाला है आपका। सीधा सा पूछेगा कितने यूनिकॉर्न बनाए जाएंगे, 10 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। ये जो 10 यूनिकॉर्न है आपके ये कब तक बनेंगे, 2025 तक का टारगेट है। इस फंड जो स्टार्टअप के लिए इन्होंने जो समर्थित किया है भारत और यूएई दोनों देशों ने मिलकर के, तो 10 यूनिकॉर्न बनाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिकॉर्न का स्टार्टअप इनका मूल्य कितना दोस्तों का अगर हम बात करें तो 1 बिलियन के करीब भाई इनका मूल्य है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 1 बिलियन से इसके अगर मूल्य की बात करें तो अधिक है लगभग। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करते हैं, दिमाग में ये आ रहा है भाई यूनिकॉर्न है क्या, है ना। जैसे स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर स्टार्ट करने वाली बात को ये कह सकते हैं कि हिस्सा बना रखा है, उसको आप यूनिकॉर्न कह सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ देखो हर चीज के अंदर घुस नहीं सकते हैं भाई। चलिए भाई, इसमें होगा क्या, भारत में स्टार्टअप की बात करें तो भारत में सीधा सा क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में कितने स्टार्टअप है, तो 60,000। भारत में कितने स्टार्टअप, 60,000 से अधिक, 60,000 से अधिक स्टार्टअप रहेंगे। भारत में कितने स्टार्टअप हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया सुना होगा आप लोगों ने, मेक इन इंडिया सुना होगा आप लोगों ने, तो उससे कंसल्टेड है आपका एक क्वेश्चन है। चलो अगला भी आपके बीच में चीन ने लिथियम पर आयात प्रतिबंध लगाया। बहुत हमारे इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आपको पता होना चाहिए। चीन ने लुथियानिया ये है क्या, ये बीमारी क्या है, दिमाग में सबसे पहले तो यही बात आ जाएगी ये लुथियानिया है क्या। पहले इसके ऊपर बात करो, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है चलो प्रतिबंध की भी बात कर लेंगे। चलो ये आपका एक देश है, बस भाई आवाज नहीं, इसको एक बार समझना भी। लुधियाना एक देश है और ये देश क्या करता है कि चीन की जो कंपनियां हैं, चीन की जो कंपनियां ये कच्चे माल को, एक बार समझना लिखने से पहले, चीन की जितनी भी कंपनियां हैं वो कच्चे माल लुधियाना से लेते हैं, लुधियाना से लेते हैं। अब इनमें क्या हुआ कि विवाद हुआ और उस विवाद के चलते इन्होंने बोल दिया कि अब चीन से हम आयात नहीं करेंगे। चीन ने आयात इसके ऊपर लुधियाना के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इसका फर्क किस पे पड़ रहा है आपका, यूरोपीय संघ पे पड़ रहा है। यूरोपीय संघ आप लोगों ने सुना होगा, यूरोपीय संघ व्यापार पर भी इसका फर्क पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जो थी वो लुधियाना को कच्चा माल देते थे, इसके थ्रू कहां पहुंचता था, वो चीन में पहुंचता था। अब ये पूरा प्रभावित हो रही है अर्थव्यवस्था पूरी चीज। अब देखो लुधियाना की तो वही हो रही है, साथ में जो आसपास के देश हैं, यूरोपियन संघ के जो देश हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसने आयात पर प्रतिबंध लगाया तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब जो यूरोपियन संघ है, आगे क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा यूरोपियन संघ को लेकर के। तो यूरोपियन संघ जिम्मेवारी लेता है, उसके अंदर जो 27 देश हैं वो देश कि उन देशों के व्यापार की जिम्मेवारी यूरोपियन संघ के ऊपर होती है। जितने भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर रिप्लाई वो देता है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इससे भारी नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कुछ जो नोट करने वाली चीजें वो लिखेंगे आप लोग। प्रतिबंध किस पर लगाया है, आयात, यानी कि अब कोई कच्चा माल, कैसा माल, कच्चा माल लुधियाना से चीन के अंदर नहीं आएगा भाई। चीन ने इस बात को लगाया है। ठीक है, अच्छा अब क्यों लगाया है ये मैं बता देता हूं। एक आपने ताइवान सुना होगा, ताइवान सुना है, चीन बोलता है कि ये मेरा हिस्सा है और ताइवान अलग देश बनने की तैयारी में है। और इस लुधियाना ने क्या बोल दिया कि भाई ताइवान एक अलग देश है, स्वतंत्र कंट्री है। इस बात से नाराज होकर के और उसने क्या किया, वहां पे उसका राजदूत खुलवा दिया। लुधियाना का क्या, लुधियाना में ताइवान का जो राजदूत होता है वो भी स्वतः को खुलवा दिया। और साथ ही इससे पहले उसमें ताइपे लिखा हुआ था चाइनीज लैंग्वेज में, उसको हटवा करके और जो लुधियाना देश की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में उसका नाम लिख दिया।
इस बात से नाराज होकर के, एक देखो छोटी सी बात है कि तैने ऑफिस क्यों खुलवाया, तैने स्वतंत्र देश होने का समर्थन क्यों दिया, ये सारी बातें को दिमाग में रखते हुए उसने क्या किया, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर एक बार देखो, मैं फिर बताता हूं तसल्ली से। देखिए लुथियाना देश है, इस देश ने जो ताइवान है, ताइवान को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया कि भाई हाँ ताइवान स्वतंत्र देश है। अब चीन ये बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे J&K, भारत के अंदर J&K, भारत क्या बोलता है J&K हमारा हिस्सा। अब कोई देश ये बोलने लगे, जैसे तुर्की वगैरह हमारे बहुत से मित्र हैं, जैसे पाकिस्तान बोलता है कि तो अलग देश होना चाहिए, और J&K को ये बोलते कि अलग देश है, हम इसका समर्थन करते हैं इस बात का, तो ऑटो सिस्टम से दुश्मनी हो जाएगी। वही बात यहाँ पर हुई है, कारण इसी के पीछे था। तो नोट करके आप देख सकते हैं इन्होंने कच्चे माल पर आयात लगाया क्यों है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। कारण क्या था, ताइवान को स्वतंत्र देश का दर्जा देने के कारण, स्वतंत्र देश का दर्जा दिया था इसने कब, 2021 के अंदर। किसने, लुथियाना ने दे दिया था कब, 2021 में स्वतंत्र देश मान लिया था। इस बात से नाराज होकर के चीन ने अब 2022 में ये लगा दिया, ताइवान ने स्वतंत्र देश का जो दर्जा दिया था ताइवान को, किसने, लुथियानिया ने, उस बात से नाराज होकर के लगा दिया। ठीक है, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कुल आयात कितना करता था, कुल आयात कहां से, यहां से कुल आयात होता था 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, 350 मिलियन अमेरिकी यूएस डॉलर का यहां से आयात होता था लुथियाना से, कहां पर, चीन के अंदर। तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और लुथियाना जो आपका सदस्य है किसका है, तो यूरोपीय संघ का ये सदस्य है। कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर से पूछ सकते हैं, बाद में पूछ लेंगे, कमेंट्स करके पूछ लेंगे, वैसे पूछ लेंगे जैसे भी मर्जी आप लोगों की, आपको सेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया ऐप सर्व पोर्टल 2.0। सीधा सा पूछ लेगा कि इसे किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन ही बन जाएगा सीधा सा कि जो ऐप सेवा पोर्टल 2.0 जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अगर ये पूछ ले कि ऐप सेवा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर के 90 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का, यहाँ पर जो सरकारी सेवाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर आप किसी सरकारी सेवा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे लाइसेंस बनवाना है, आपने गैस कनेक्शन लेना, आपने बिजली कनेक्शन लेना, तो आप इस पोर्टल पर जाकर के उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं भाषा के आधार पर बनने वाला आपका पहला स्टेट कौन सा था, यही था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और वर्तमान में स्टेटों की संख्या कितनी है, 28। कितनी है, 28 है। और जब पहली बार भारत के अंदर इसको स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, 53 में तो बना था ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा कब दिया गया है। बहुत मोटा सा क्वेश्चन है। चलो भाई होगी बात कब भी। जगमोहन रेड्डी, चलो कोई नहीं, सीएम साहब ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नाम क्या उनका, जगमोहन रेड्डी साहब ने इसको लॉन्च किया है। इससे होगा क्या भाई, बेहतर सेवाएं। उद्देश्य क्या इसका, सरकार द्वारा, उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य तो सरकार द्वारा बेहतर सेवाएं प्रदान करना, सरकार द्वारा अच्छी सेवाएं प्रदान करना आप कह सकते हो, या जल्दी सेवाएं प्रदान करना है, सेवाओं को ट्रेस करना है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इस जो आपका ये जो ऐप सेवा पोर्टल ऐप है, इसे नागरिक सेवा पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक सेवा पोर्टल। सीधा सा पूछ लेगा इसका दूसरा नाम क्या है, या नागरिक सेवा जो पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। किसके लिए, इसका संबंध किससे, तो सरकारी सेवाओं से।
देखिए जो मैं बोल रहा हूं आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन कभी भी आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए एज इट इज, अगर घुमा के पूछेगा तो अगर वो चीज आपके समझ में तो आ रही है तो आप समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज फिर भाई बात ऐसी जा रही है ना। यह अकेला क्या कहता है, 30 सेवाएं, 30 सेवाएं, सरकारी सेवाएं कितनी, 30 सरकारी सेवाएं आप लोगों को ये प्रदान करेगा। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और लगभग टोटल की अगर हम बात करें तो 90% सरकारी जो सेवा है उनको क्या करेगा, ये 90% जो सरकारी सेवा है उनको आप लोगों के बीच में लेके आएगा, लाएगा। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और सुलभ सेवाओं तक पहुंचने के लिए गेटवे का इसमें यूज किया गया है। इसका गेटवे का यूज किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। एक ये दो है, तीन है सर, एक कार भाई, तीसरी है, तीसरी कैंसिल होगी। ठीक है, जानकारी रख रहे हो कुछ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, बस इतना ही बात करेंगे। नोट करो शाबाश। सियोमारा कास्ट्रो, सियोमारा कास्ट्रो है ना, क्या स्पेलिंग लिखी है भाई। कहा कि महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जय हो मातृशक्ति, है ना। अब बता दो आप लोगों को, ये भी इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। और जब ये शपथ ले रही थी राष्ट्रपति की तो वहां पे हमारी कमला बुआ वहीं पे थी। अब समझ गए, अब कमला बुआ वहीं पे थी तो ये पड़ोसी हैं, यानी कि अमेरिका का पड़ोसी देश हो गया। ठीक है, अब इसका समर्थन किया है किसने, अमेरिका ने इसका समर्थन किया। वहां पर जो भ्रष्टाचार है और वहां पे जो सुख सुविधाएं नहीं है, गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्ति प्रदान करने के लिए अमेरिका ने इसका समर्थन किया, इनका समर्थन किया, कास्ट्रो मैडम का। और कारण क्या था, जिस प्रकार से बांग्लादेश के लोग इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुस जाते हैं या पाकिस्तान के घुस जाते हैं, क्योंकि वहां पे सुख सुविधाएं है नहीं, भारत के अंदर पूरी सुख सुविधाएं हैं, तो इलीगल अप्रवासी अमेरिकियों को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। और ये वहां की क्या बनी है, पहली राष्ट्रपति बनी है। वहां की क्या बनी है, पहली राष्ट्रपति बनी है। और जब राष्ट्रपति की बात चली है, अमेरिका की बात चली है, तो आप लोगों को पता है अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी है जो भारतीय मूल की है, वो कौन, आपकी कमला हैरिस। कौन है वो, कमला हैरिस है। उनका संबंध कहां से, भारत से। कमला हैरिस का इनकी जो मां थी वो नर्स के तौर पे गई थी, कहां पर, अमेरिका में, और बहुत कम समय पे वो वहां पर पहुंच चुकी है भाई। किस पद पर पहुंची है, उपराष्ट्रपति के पद पर। आपको अब यहां पर एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और निकल कर क्या था, बस भाई एक शानदार सा, आवाज नहीं, एक शानदार सा और क्वेश्चन यहां निकल कर क्या आता है कि ये ऐसी भी पहली महिला है जो अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी। अमेरिका की पहली राष्ट्रपति है कार्यवाहक। सबसे 3 चीजें नोट करेंगे, सबसे कम समय के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए ये क्या बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी थी कुछ घंटों के लिए। ठीक है, कौन है अभी वहां पे, जॉन बाइडेन, कौन है, जो बाइडेन साहब है ना, वो बीमार हो गए और मैडम को क्या बना दिया वहां पर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक है राष्ट्रपति। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है सीधा सा पूछा जाएगा, होंडुरास की जो अभी महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन है, आप लोगों के बीच में। ओके, अब थोड़ा सा होंडुरास की इसकी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी लिखो भाई, इसकी राजधानी क्या है, तो ये है टेगुसिगुड़ू।
टेगु टेंगुसीगाल्पा। टेंगुसीगाल्पा बड़ा सुंदर नाम है ना। टेंगुसीगाल्पा क्या है, और ये मध्य अमेरिकी देश है भाई। कहां पर है आपका, मध्य अमेरिकी देश है आपका। किस प्रकार का देश है, मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी क्या है, टेंगुसीगाल्पा। और राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपके बीच में है। ओके, और यहां से सबसे ज्यादा क्या होता है, तस्करी, है ना। तो इस देश से तस्करी कहां पर जाती है, अफीम की तस्करी कह सकते हो, मादक पदार्थों की ये देश क्या करता है, सबसे ज्यादा तस्करी कहां पर होती है, अमेरिका के लिए होती है। तो अमेरिका क्योंकि गरीबी है भाई, गरीबी भूखा क्या नहीं करेगा, तो मादक पदार्थों की जो तस्करी है सबसे ज्यादा वो भी यहीं पर होती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये जो सियोमारा है ये किसकी जगह लेगी, तो ये राष्ट्रपति ऑरलैंडो के स्थान पर बनने वाले हैं। और जो ये मायरो थे, ये इनके पति थे। और ये तकरीबन मैं अगर कहूं इन्होंने कब शासन किया था, तो 2006 से 2009 तक, 2006 से और 2009 तक। ये दो नाम है, ये हस्बैंड वाइफ नाम है। वाइफ ने अपने हस्बैंड का नाम अपने नाम के आगे लगा रखा है। तो सियोमारा जो थे ये 2006 से 2009 तक किसके होंडुरास पर शासन कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, सैनिकों द्वारा तख्ता पलट दिया गया, और तख्ता पलटने के कारण इनका राज खत्म हो गया। अब बाद में उनकी पत्नी क्या बन गई, वहां पर राष्ट्रपति बन गई, ठीक है। अगर पूछा जाए इनके पति का नाम क्या है, तो सियोमारा है। ये इन्होंने कब शासन किया था, 2006 से 2009 तक ये होंडुरास के ऊपर क्या थे, शासित थे। और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बाद इन्होंने शासन को त्याग दिया, और अब आपके सामने जो भी है, ठीक है, मैडम बन चुकी हैं। हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, माया सभ्यता का संबंध कहां से, माया सीधा सब पूछ लेगा। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन पूछ लेते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसे ही माया सभ्यता की बात करें हम थोड़ी सी, यहां पर देखिए माया सभ्यता का संबंध या विस्तार की अगर बात करें तो ये आपका होंडुरास क्षेत्र में है भाई माया सभ्यता, ठीक है। और ये किस प्रकार की सभ्यता थी माया, एक अमेरिकी सभ्यता थी भाई, अमेरिकी सभ्यता थी। जो माया सभ्यता थी आपकी कैसी थी, ये भी एक अमेरिकी सभ्यता थी। होंडुरास क्षेत्र के अंदर ये फैली हुई थी। और वर्तमान में पहले ये माना गया था कि सूखे पड़ने से क्या हुआ है, इसका मतलब ये समाप्त हुई है। लेकिन अब इस बात का खंडन हो चुका है। इसका ये पता नहीं लगा है कि ये कैसे, जैसे हड़प्पा के बारे में बात करते हैं ना कि बाढ़ आने की वजह से समाप्त हुई है, या सूखे पड़ने की, या युद्ध की वजह, अलग अलग लोग अपने अलग अलग व्यू दे रहे, तो पता इसका भी नहीं लगा कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई थी। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि माया सभ्यता का संबंध कहां से, होंडुरास से, जो कि आपका मध्य एशिया का देश है। वहां पर अभी हाल में राष्ट्रपति बनी है कौन, कास्ट्रो आपकी क्या बनी, पहली राष्ट्रपति बनी है। उनके पति 2006 से 2009 तक वहां पर थे। और राजधानी आपकी टेंगुसीगाल्पा वहां की क्या है, राजधानी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र गर्ग अपनी पुस्तक का 10 ट्रिलियन ड्रीम जारी करेगी अभी हाल ही में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का। सुभाष चंद्र गर्ग अपनी पुस्तक, या सीधा सा पूछ लेगा द ट्रिलियन ड्रीम का संबंध किससे, तो सुभाष चंद्र गर्ग से। और ये क्या है, पूर्व वित्त सचिव है भाई, ये क्या है, पूर्व वित्त सचिव है। और बता दूं आज 11 बजे, हाँ 1 घंटे बाद जो मैडम माया है, मैडम माया कौन, कमला हैरिस, निर्मला सीतारमण, वो कमला हैरिस का तारा दिमाग से निकला है, क्यों बीजे कमला खड़ी खड़ी है ना। हाँ, कमला थोड़ी दिमाग से निकलेगी, कमला विमला शिमला दिमाग से ना निकले। वो जो निर्मला सीतारमण मैडम है वो बजट पेश कर रही हैं। और इस बार हो सकता है कि
अच्छा चलो एक छोटी सी बात बताओ मुझे, जो इस बार का जो बजट रहेगा आपको क्या लगता है, आशावादी रहेगा निराशावादी रहेगा? पहले तो यही मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि सर निराशावादी क्या राशावादी क्या है। आशावादी का मतलब क्या, मैं सीधी सी बात करूं, अरे भाई लाभकारी रहेगा कि हानिकारी रहेगा? महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो चक्कर छोड़ दो, महंगाई बढ़ना और घटना वाला चक्कर तो छोड़ दो। आपको एक बात बता दूं, आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले हर रोज दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। अब क्या हो रहा है कि पिछले 2 महीने से ब्रेक लग रहा है, 1-1.5 महीने से ब्रेक लग रहा है। क्यों? ये इलेक्शन है ना। अब वो जो आंकड़ा वो पीछे, जैसे ही 10 मार्च आएगी, आप 11 मार्च को सुन लेना, आप 11 मार्च को सुन लेना। मैं सरकार विरोधी नहीं हूं, बट जो सच्ची बात दिख रही है, अब वो आंकड़ा भाई सफर तो तय करना ही है, क्योंकि वो बैरल आपको बता रहे $90 से ऊपर पहुंच गई है, $90 से ऊपर पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं तो भरपाई होनी है। तो इस बात को तो भूल जाओ कि महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी। मेरा क्वेश्चन ये है, ये दुखदायी रहेगा या सुखदायी रहेगा? इलेक्शन को देखते हुए ध्यान रखना, इस बार थोड़ी टेंशन फ्री रहना, दुखदायी होने के कम चांसेस है, बाकी 2 घंटे के बाद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसानों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे कुछ ना कुछ दे जाए मैडम माया, है ना, कुछ ना कुछ दे जाए। बाकी मार कहां पड़नी है, मार मिडिल क्लास पे पड़नी है, हमारे ऊपर और आप जैसे लोगों पे पड़नी है, ये तो है ही है, कंफर्म है। और दुखदायी नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना, बाकी 2 घंटे में हो ही जाएगा। चलो भाई, ये पूर्व वित्त सचिव है, पूर्व वित्त सचिव। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? और आज आपका बजट रखा जा रहा है 31 तारीख है ना, 1 फरवरी हो गया, 1 फरवरी 2022 को आपका क्या बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल राष्ट्रपति साहब के अभिभाषण से ये बजट सत्र आपका शुरू हो चुका 2022 का। क्यों राष्ट्रपति के भाषण की जरूरत पड़ती है क्या? राष्ट्रपति के भाषण की जरूरत पड़ती है क्या? अरे हाँ, साल के पहले बजट में राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है, या जो आप साल के पहले बजट में नहीं, साल के पहले स्तर में, अगर संसद के स्तर की बात करें तो आप उसको बजट स्तर बोल सकते हैं, तो उसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है। तो कल राष्ट्रपति साहब ने 31 तारीख को अपना अभिभाषण दिया, और आज 1 फरवरी को आपका बजट रखा जा रहा है। ये भी ध्यान रखिए, बजट के ऊपर एक स्पेशल क्लास रहेगी, वो आपकी अलग से रहेगी। तो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ये पुस्तक लेखक के रूप में पदार्पण करके पहली पुस्तक लिखी, पहली पुस्तक है, मतलब इससे पहले कोई पुस्तक नहीं थी, तो कह सकते हैं पहली पुस्तक है, तो लेखक के रूप में आ रहे हैं। और इसमें है क्या, 2030 के मध्य तक, ये पुस्तक क्या करिए, 2030 तक, 2030 के मध्य तक कह सकते हैं, अब से लेकर के 10 जो आपका ट्रिलियन जो आपका डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था कह सकते हो, अर्थव्यवस्था, डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझावों का अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, ऐसे लिखेंगे आप, बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देगी। क्या करेगी, सुझाव देगी। यानी कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2030 के मध्य तक, अब से लेकर के 2030 के मध्य तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर नहीं, दोनों बोल रहे हैं, अमेरिकी भी यूएस भी बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो सुधार चाहिए, उन सुधारों के ऊपर आपकी बात करेगी ये पुस्तक, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो अब मतलब आपका 10 जो ट्रिलियन ड्रीम्स है, ये इसका नाम रख दिया गया। अब यहां इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमाएगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, सीधा सा पूछेगा कि 10 ट्रिलियन डॉलर जो पुस्तक है, उसका संबंध इनमें से किससे है? लिखेगा समाज से है, लिखेगा अर्थव्यवस्था से है, इन दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए या बी, जो भी आपका अर्थव्यवस्था, तो वहां पे हमने क्या ध्यान रखना कि इस पुस्तक का संबंध किससे, अर्थव्यवस्था के सुझावों से। टारगेट अगर पूछ रहे इस पुस्तक का, तो टारगेट है 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का टारगेट इसके अंदर रखा गया है। ये भी आप लोगों को चलिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक कृत्रिम बर्फ,
शीतकालीन ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ किस लिए भाई? जो बीजिंग के अंदर आपके शीतकालीन ओलंपिक हो रहे, कब हो रहे हैं? 2022। क्या हो रहे हैं? कब हो रहे हैं भाई आपके? 2022 के अंदर। कहां पर? चीन के अंदर आपके क्या हो रहे हैं? ओलंपिक कह सकते हो आप। के ओलंपिक, कौन से ओलंपिक आपके? शीतकालीन ओलंपिक भाई। शीतकालीन जो ओलंपिक है 2022 की, इनकी मेजबानी कौन कर रहा है? मेजबानी आपका कमीना चीन। कमीना ही दिख रहा था, चीन। ठीक है भाई, चीन मेजबानी कर रहा है। ऐसा करने वाला देश बन गया है आपका सर्व ग्रीष्म, आपका ग्रीष्मकालीन दोनों प्रकार के ओलंपिकों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा बन गया आपका? चीन बन गया। अब ग्रीष्मकालीन की भी मेजबानी करी, इसने कब करी थी? बताओ जल्दी बोलो। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कब करी थी? अरे बीजिंग में कब हुए थे? 2008 में। दोनों तरीके की आपकी ग्रीष्मकालीन और आपके शीतकालीन दोनों की मेजबानी करने वाला चीन। और जो बर्फ के ऊपर जैसे स्केटिंग वगैरह है, उन खेलों के लिए कृत्रिम बर्फ जमाए गए, जहां पर मतलब ये जो आपके खेल होने वाले हैं वहां पर कृत्रिम बर्फ जमाएगा। अब कृत्रिम बर्फ चीन तो आज जमा रहा है। हम चीन से पता कितना आगे हैं, आपको पता है? समुद्रगुप्त का संबंध कब से है? समुद्रगुप्त का नाम सुना है? हरियाणा का कौन सा वंश है फेमस? हरियाणा का फेमस वंश हर्षवर्धन वाला वर्धन वंश। समुद्रगुप्त का जिक्र सुना है आप लोगों ने? सुना है? उसको ये बता दिया था कि उसकी लड़की बीमार थी, उसे ये बोल दिया गया था हाँ यस, वो तो आज कृत्रिम बना के छोड़ा हो रहा है। सो हमारे बहुत पूर्वज जो थे हमारे, आज से हजारों साल पहले, जब कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि कृत्रिम रूप से बर्फ बन सकती है, उस बंदे ने कृत्रिम रूप से बर्फ बना करके अपनी बेटी की जान बचाई थी। पता आप लोगों को? तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, टेंशन नहीं लेना। बाकी इसका उल्टा असर पड़ रहा है। अब तक अगर मैं बर्फ की बात करूं तो जो ग्लेशियर आपका जो पृथ्वी का जो तापमान है, बता देता हूं आपको, 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ चुका है। और आपके 5% से ज्यादा, चीन 5% से ज्यादा ग्लेशियर पिघल करके नीचे आ चुका है। ठीक, और अगर ये ही 1.5 तक बढ़ गया तो मतलब परमानेंटली जो नुकसान है पृथ्वी के ऊपर वो होने वाला है। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ गई, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया अगर पृथ्वी का, तो जितने जो आपके बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ वो पिघल करके नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले पहाड़ में रह जाएंगे। यही हो जाएगा ना। चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओलंपिक के ऊपर बात कर लें एक बार थोड़ी सी, है ना। तो पैरा ओलंपिक, अच्छा क्वेश्चन देके जाऊंगा इस क्वेश्चन पे आप लोगों को मैं। पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? पैरा ओलंपिक 2022, 2021 हुआ कहां पर है? ये आपका टोक्यो के अंदर हुआ था। कितने जीते हैं? 19 मेडल, 19 मेडल जीते हैं। ठीक है भाई। 2020-21 वाला जो आपका पैरा ओलंपिक 20 में हुआ था, वो कब हुआ आपका? जाकर के कोविड-19 के चलते 21 में हुआ। और इसमें पैरा ओलंपिक की अगर बात करें तो टोक्यो में कितने जीते उन्होंने? 19 मेडल जीते हैं। और साथ ही बात करूं पैरा ओलंपिक का आरंभ कब हुआ था? पैरा ओलंपिक का आरंभ कब किया गया? 1960 के अंदर क्या हुआ था? इसका स्टार्टअप हो चुका था 1968 की बात कर रहे हैं आप। 1968 में भारत ने हिस्सा लिया था। भारत ने हिस्सा कब लिया था? औपचारिक रूप से अगर मैं बात करूं रेगुलर की, तो 1968 में भारत ने हिस्सा लिया था भाई। इसके अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने हिस्सा लिया था। अब हमने स्टार्टअप की बात करी, इसकी पैरा ओलंपिक की बात करी, और इस बार 19 मेडल आए हैं पैरा ओलंपिक में। तो यहां अगर कोई आप लोगों से ये क्वेश्चन करने देखिए, ओलंपिक नहीं पूछेगा क्योंकि ओलंपिक को सब पढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक में इस बार भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? शाबाश, वेल डन। कितने? 5 मेडल। अगर स्वर्ण पदकों की हम बात करें कितने जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें भारत के पास टोटल कितने मेडल हैं?
पैरा ओलंपिक के टोटल मेडलों की संख्या कितनी है? चलो शाबाश, जल्दी बताओ। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, 2021 वाले को छोड़ दो, इससे पहले भारत ने पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीत रखे थे? कुल मेडल। आपसे सीधा सा क्वेश्चन करेगा, 2021 पैरा ओलंपिक से पहले भारत के पास पैरा ओलंपिक के टोटल कुल कितने मेडल थे? तो 12। कितने थे? कुल मेडल 12 थे। कुल मेडल जो थे कितने थे? 12 थे। और 12 प्लस 19 पूछ रहे कि वर्तमान में कितने मेडल है? तो 12 प्लस 19 कितने हो गए? 31 मेडल। पैरा ओलंपिक में मेडल कितने टोटल? 31 मेडल है जब से हमने पैरा ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया है। अब 31 की अगर हम बात करते हैं, 31 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, आपके कितने हो जाएंगे? पहले 12 का कॉन्फ़िगरेशन ले लो एक बार। पूछ लेगा कि 12 मेडल में से कितने थे? तो 4 स्वर्ण थे, 4 सोने के थे भाई, 4 आपके क्या थे? सिल्वर के, और 4 आपके क्या थे? कांस्य के। इस प्रकार से 12 थे। और इस बार 4 ये हो गए, 5 इस बार स्वर्ण ये हो गए। तो टोटल स्वर्णों में पदक पूछेगा कि कुल पैरा ओलंपिक के अंदर भारत के स्वर्ण पदक कितने हैं। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा आप लोगों को पता है। तो कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9। कितने मेडल में स्वर्ण पदक कितने हो गए? कुल 9 हो गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं 9 और 8 रजत, 12 क्या हो जाएंगे आपके? रजत हो जाएंगे। सिल्वर मेडल 12 हो जाएंगे। तो 9 प्लस 12 कितने बच के पीछे? 21 और 10 क्या हो गया आपके? कांस्य में। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है पूरे टोटल मेडलों का। यानी कि टोटल 9 स्वर्ण पदक है। साथ में बात करें टोटल 12 आपके सिल्वर हैं और 10 क्या है आपके? कांस्य हैं। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिर्फ पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। अब जब पैरा ओलंपिक की बात चल रही है तो थोड़ी सी बात मित्रों ओलंपिक पे भी होनी चाहिए। किस पे भी होनी चाहिए? ओलंपिक पे भी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा 2022 में, हला के पूछेगा तुमसे, खूब तसल्ली से घुमा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन। 100% अगर खेल से क्वेश्चन आएगा तो एक तो अफवाह से पूछा जाएगा आपका जो विमेंडल है आपके, जैसे आपका फ्रेंच ओपन है, विमेंडल ओपन है, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, वहां से पूछेगा। ये राफेल नाडेल नूडेल ये सारे आएंगे आपके बीच में। और ओलंपिक से पूछेगा क्वेश्चन 2022 के अंदर आपको परेशान रखेंगे। तो एक बार पढ़ना है, बड़ी तसल्ली से पढ़ना है। मैंने ओलंपिक टॉपिक करवाया था आप लोगों को, बट शायद ये चीज नहीं करवाई थी, तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। बताने को तो कम से कम 2 घंटे चाहिए ओलंपिक टॉपिक के, लेकिन जिस हिसाब से जो मेरे को ठीक लगा वो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। अब आ जाओ ओलंपिक के ऊपर। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक 2021 के अंदर हमने कितने मेडल जीते हैं? कितने जीते हैं? 7। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा मेडल हमने कब जीते। सबसे ज्यादा मेडल हमने कब जीते हैं? तो हमने 2021 में ही सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हमने कब जीते हैं? 2021 के अंदर जीते। ये भी क्वेश्चन ये पूछेगा इससे पहले सबसे ज्यादा मेडल कब जीते? बीजिंग में सर, बीजिंग 2008। कितने मेडल जीते थे? 6। कितने मेडल जीते थे 2008 में? शाबाश ब्रेंडन, 6 मेडल। अब इस 7 मेडल में एक आपका क्या है? एक क्या आपका इसके अंदर? एक आपका स्वर्ण पदक है। गोल्ड। अरे प्रेम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, समझ गए ना? नीरज चोपड़ा एक आपका क्या है? इसके अंदर आपका गोल्ड मेडल है। साथ में अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। 2 सिल्वर मेडल है और 4 के आपके ब्रॉन्ज है। देखिए क्वेश्चन घुमाया उसने, क्वेश्चन घुमाया कि सबसे ज्यादा मेडल कब जीते हमने? तो 2021 वाले में टोक्यो ओलंपिक में जीती हमने। उसके साथ ही हमने यहाँ पर बात करी कि कितने मेडल हैं? तो 7 मेडल में 1 गोल्ड है, 2 आपके क्या सिल्वर हैं और 4 आपके क्या है? ब्रॉन्ज हैं। 4 मेडल क्या आपके? ब्रॉन्ज है। अब यहां पर क्वेश्चन जब गोल्ड की बात आई है तो टोटल गोल्ड अब तक भारत ने कितने जीते हैं? 10 सर, 10। वेल डन, 10, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा है, एक आपका नीरज चोपड़ा है और 8 आपके हॉकी। गर्व करने की बात है। टोटल हमने कितने जीत लिए भाई? 10 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो 10 गोल्ड मेडल है हमारे पास और 9 रजत और 16 कांस्य है। 9 रजत हैं, रजत और 16 क्या है? कांस्य हैं। और टोटल मेडलों की बात करें तो 35 मेडल अब तक हमने ओलंपिक के अंदर जीते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि 2021 का ओलंपिक से बनकर क्या था? ओलंपिक से बनकर क्या था? ठीक है,
चलिए भूल गए, 1 महीना सर सोच के देखिए 1 जनवरी को क्या थी, आज 1 फरवरी को क्या हुआ। कहां पे खड़े थे, कहां से कहां पहुंच गए यार। हाँ जी चलो ठीक है, ओके भाई। बात चली थी अपनी कृत्रिम बर्फ से। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि ओलंपिक के अंदर पहली बार बर्फ बनाई, इससे पहले बनाई है। लिखेंगे, नोट करेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन। 1980 में लेक प्लेसीड के ऊपर किया गया था पहली बार बर्फ बनाने का कार्य। कहां पर, लेक प्लासीड पर पहली बार कृत्रिम बर्फ बनाई गई थी। और 2014 में सोची में कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया था। कब, तो पहली बार कब बनाई गई, 1980 में लेक प्लेसीड पर। ये कहां है देख लेना। और 2014 में रूस ने भी कृत्रिम बर्फ बनाई थी ओलंपिक के लिए। ये कहां पर बनाई थी, सोची में भी। कहां पर, सोची में ये बर्फ बनाई। ठीक है, एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में। और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी रूप में आप लोगों के बीच में आ ही जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए आइए आपका फ्रीडम कॉन्वे क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में जो चर्चा में रहा है, कल परसों की घटनाक्रमों में रहा है। आपका फ्रीडम कॉन्वे क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए फ्रीडम कॉन्वे की बात करें। देखिए ये इसका संबंध किस देश से है, अगर सीधा सा पूछें तो कनाडा से। कहां से, कनाडा से। अब हुआ क्या है, कनाडा में एक ऑर्डर पास कर दिया गया है। ऑर्डर ये पास कर दिया गया कि कनाडा की सीमा के अंदर अगर कोई घुसेगा तो वो वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीन का जो है प्रमाण पत्र लेके घुसेगा। और इस बात को लेकर के जो ट्रक ड्राइवर थे, उन ट्रक ड्राइवरों ने क्या करती वहां पर हड़ताल कर दी। अब बड़ा शानदार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण प्रधानमंत्री को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। क्वेश्चन यही है, लेकिन उसको घुमाएगा। अब इतनी ज्यादा हुआ क्या कि वहां पे सारे ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने ये बोला कि हमारी स्वतंत्रता का हनन है। और इस बात को लेकर के ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रकों का मुंह सारा का सारा किसकी तरफ कर दिया, राजधानी की तरफ कर दिया। और पूरे के पूरे ट्रक राजधानी में पहुंचने प्रारंभ हो गए। और उस वजह से प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया गया। तो सीधा सा पूछे, यानी कि क्या है, ये आपकी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है। कहां पर हुई है, कनाडा के अंदर हुई है। क्यों हुई है, कोविड-19 को लेकर के। ठीक है, तो संबंध की अगर हम बात करें फ्रीडम, तो ये कोविड को भाई कनाडा में, भाई कहां पर हुई है, कनाडा में हुई है। क्यों हुई है, कोविड-19 के प्रमाण पत्र को लेकर के। कोविड जो 90 आपकी इसके प्रमाण पत्र मांग लिया, प्रमाण पत्र कहां पर, कनाडा के अंदर। कनाडा की अगर हम बात करें तो मतलब जो प्रधानमंत्री साहब हैं, इनका नाम क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कौन है आपके, ये जस्टिन ट्रूडो साहब जो है प्रधानमंत्री हैं। ट्रूडो, इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया अभी। ठीक है, हड़ताल है ये आपकी, हड़ताल है किसकी है, ट्रक ड्राइवरों की। मैं निकला गड्डी लेके, है ना, ट्रक ड्राइवरों की क्या है, ये हड़ताल है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। कनाडा कहां का, उत्तरी अमेरिका का देश है ये। उत्तरी अमेरिका कहां का देश है, उत्तरी अमेरिका का देश है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें, देखिए इसके अंदर 10 स्टेट और 3 यूटी हैं। भारत के अंदर कितनी यूटी हैं, भारत के अंदर कितनी यूटियां हैं, 8 यूटियां हैं। ठीक है, कितनी है टेंशन के लिए, ठीक है। मतलब इस बात में भी शक, अगर मैं तुम्हारा नाम पूछूं तो नाम बताने में भी शक रहेगा, मतलब पूछ लिया गया है ना, इसलिए शक है।
अरे अपनी क्वालिटी में शक मत करो, तुम कोई बात नहीं मानता हूँ, एक महीने ऐसे करके काचे काट के आए, मुझे पता है, सिरसों में घूमे हो, मुझे सारी चीजों का पता है, क्या क्या करके आए तुम, सब पता है मुझे, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या था, हाँ यहाँ पर संसदीय व्यवस्था भाई, संसदीय व्यवस्था है, और यहाँ पर जो उच्च है, जो आपका भारत के अंदर कितने सदन है, 2, ऐसे ही संसदीय व्यवस्था में वहां पे क्या है, 2 सदन है, तो उच्च सदन उसे क्या कहा गया है, सीनेट, सीनेट भाई, सीनेट कहा गया उच्च सदन को, और किसने तुम्हारे लिए कि निम्न सदन को कनाडा में क्या कहा गया, रिप्रेजेंटेटिव। चलो लिखो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, हाउस ऑफ द कॉमन, हाउस ऑफ द कॉमन जो है आपका, ये क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन। कहां पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी कनाडा के अंदर क्या है, संसदीय व्यवस्था है, उच्च सदन को सीनेट के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता है कि जापान में क्या है, अमेरिका में क्या है, बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन जो इंटरनेशनल लेवल पे उठाते हैं वो यहीं से उठाते हैं। वहां की संसद को किस नाम से, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कांग्रेस, है ना। कांग्रेस से याद है मुझे, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885। किसने करी थी, किसने करी थी, सब बकवास। क्वेश्चन ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस है ना, छोड़ दो, वो तो कल परसों में हमने जैसे वो करी थी ना, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर तो 2-3 क्लासें निकाली, बता ही दो क्या। क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर कब संभाली थी, कल का क्वेश्चन है, कल की क्लास का, बहुत पुराना नहीं पूछ रहा, मैंने कल ही बताई थी, क्लास तो देखी नहीं, कल क्लास तो देखी नहीं, सकल देखी, बोला उत्पल कोचिंग कैंपस कौन बना रहे, हेमंत, अरे मारो यार, ये फिर यहाँ भी नहीं देने दे रहा है ना, ये हमारे घर तक पहुंच गया, नहीं देखी। मैं ये बोल रहा हूं कि 8 तारीख से लेकर के 30 जनवरी, आज आपकी 31 जनवरी की क्लास है, जो करंट हम बात करें 31 जनवरी है, उससे पहले का करंट है, इतने शानदार कंटेंट डिलीवर कर रखा है। 1921, वेल भाई, शाबाश। 1921 में किसने, महात्मा गांधी ने बागडोर संभाली थी, कांग्रेस की। चलो ठीक है, इसका मतलब आपने क्लास देखी है ना, क्लास को मैं देखो आई लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछूंगा, पेपर लूंगा, हर सैटरडे को फिक्स है, तो पेपर तो वहीं से होना है। अब देखो कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे। चलो कनाडा की थोड़ी सी और बात कर लो भाई, विश्व के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा नंबर पर है, दूसरा, और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा आपका, कनाडा, सबसे बड़ी। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बता ही देगा, बच्चा बता देगा, छोटा सा, वो गोल्डी घूम रहा है वो बता देगा, बट क्वेश्चन ये कि किस देश के साथ बनाता है, अमेरिका, शाबाश है, यूएसए, पढ़ गया भाई, यूएसए के साथ ये सीमा बनाता, सबसे लंबी सीमा बनाता है, देख के बोल रहा है क्या तुम में, चलो बहुत शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई। भाषा की बात करें थोड़ी सी, भाषा कैसी है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये यहाँ की क्या, कनाडा की भाषा है। साथ ही बात करें मुद्रा, कनाडा की मुद्रा क्या है, कैनेडियन, कैनेडियन क्या है, डॉलर, कैनेडियन डॉलर क्या है, मुद्रा, कनाडा की मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन है, ये मैं लिख ही चुका हूं। और मैटर क्या था पूरा का पूरा, मैटर था भाई सारा रोड़ा, मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पर मोड़ आया, मोड़ के गड्डी छोड़ आया, मोड़ के दिन छोड़ आया, मोड़ ही आया। भाई चलो एक क्वेश्चन वो करेंगे, टाइम हो गया तुम्हारा, कर लेंगे इसको, समय हो ही गया ना, अगला पीरियड रह जाएगा आप लोगों का। चलो इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है भाई। चलो थैंक यू, जय दोस्तों, आप लोगों को आपने बड़े प्यार से सुना। दूसरी बात ये कि अगर भाई सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखने हैं तो एक से लेकर के आप लोगों की, और हमने जो करंट का जो शेड्यूल बनाया है 1 से लेकर के 31 जनवरी तक की जो क्लास आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाली है, एक आपकी जो मैराथन क्लास टाइप में रहेगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए अंदाज में परिवार की तरफ से।